ओपनक्लो डेली में वापस स्वागत है। मैं नोवा हूँ। और मैं एलॉय हूँ। हेलो सभी लोगों, हम एपिसोड 7 में हैं, यानी हम करीब एक हफ्ते से यह कर रहे हैं। एआई एजेंट न्यूज का पूरा हफ्ता। और भाई, क्या हफ्ता रहा है। आज हमारे पास काफी अच्छा मिश्रण है। कुछ वास्तव में महत्वपूर्ण एंटरप्राइज न्यूज, कुछ घंटे पहले ही आया एक बड़ा ओपनक्लो रिलीज, और कुछ कहानियां जो बताती हैं कि यह पूरा क्षेत्र कहां जा रहा है। हाँ, और मुझे बताना होगा, आज का रिलीज काफी बड़ा है। उस पर आएंगे। लेकिन पहले एक कहानी से शुरू करते हैं जो बिजनेस प्रेस में चर्चा में है। बिल्कुल। फॉर्च्यून ने एआई एजेंट्स दैट वर्क व्हाइल यू स्लीप पर एक लेख प्रकाशित किया है। और देखो, यही तो सपना है ना? स्लीपिंग सीईओ फैंटेसी। आप अपने ऑटोनॉमस एजेंट्स सेट करते हैं, घर जाते हैं, सोते हैं, और जब उठते हैं तो उन्होंने आपके ईमेल हैंडल कर लिए, इनवॉइस प्रोसेस कर लिए, वह थकाने वाला काम जो पूरे मंगलवार खा जाता था। बात यह है नोवा, मैंने यह वादा पहले भी सुना है। याद करो जब सबने कहा था कि रिमोट वर्क का मतलब है कि हम सिर्फ 4 घंटे काम करेंगे, या जब उन्होंने कहा था कि ऑटोमेशन हमें 4 दिन का वर्क वीक देगा। वे वादे उतने अच्छे नहीं निकले जितने हमें उम्मीद थी। यह एक अच्छा पॉइंट है, और फॉर्च्यून ने वास्तव में इसको सीधे संबोधित किया है। लेख पिछली ऑटोमेशन तरंगों और अभी जो हो रहा है उसके बीच एक रेखा खींचता है। यह अंतर है। पारंपरिक ऑटोमेशन, आपके आरपीए बॉट्स, आपके इफ दिस देन दैट वर्क फ्लोज, वे ब्रिटल थे। जब कुछ अप्रत्याशित होता तो टूट जाते थे। उन्हें लगातार मेंटेनेंस, लगातार बेबी सिटिंग की जरूरत थी। एआई एजेंट्स का वादा अलग है क्योंकि वे वास्तव में सोच रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन चलो एक पल के लिए रियल हो जाओ। यहाँ एक्चुअल इकोनॉमिक्स क्या है? क्योंकि अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूँ जो इसके बारे में सोच रहा हूँ, मुझे जानना होगा क्या यह मुझे पैसे बचाएगा या यह एक और टेक प्रोजेक्ट होगा जो मुझे ज्यादा खर्च कराएगा। लेख इसे काफी सावधानी से तोड़ता है। वे यूज केसेस जो अभी वास्तव में डिलीवर कर रहे हैं, वे कुछ कैटेगरीज में आते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड सिंथेसिस, तो रिसर्च, समराइजेशन, रिपोर्ट्स कंपाइल करना। यह लो हैंगिंग फ्रूट है और यह काम कर रहा है। फिर आपके पास कस्टमर सर्विस एट स्केल है। जटिल स्टफ नहीं, लेकिन रूटीन इंक्वायरीज जो ह्यूमन टाइम खाते हैं। और फिर वह है जो मैं प्रोसेस कोरियोग्राफी कहता हूँ। सिस्टम्स के बीच डेटा मूव करना, वह बोरिंग ग्लू वर्क जो पहले एक इंटर्न की जरूरत होती थी। और हिडन रियलिटी, यही यह दिलचस्प होता है क्योंकि फॉर्च्यून यहाँ कोई राज नहीं रखता। सेटअप टाइम सिग्निफिकेंट है। आप बस एक एजेंट प्लग इन करके नहीं जा सकते। कॉन्फ़िगरेशन है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, यह परिभाषित करना है कि सक्सेस कैसी दिखती है। और फिर मॉनिटरिंग है, आपको पता होना चाहिए कि आपका एजेंट कब प्रॉब्लम पैदा करने से पहले रास्ते से भटक रहा है। बिल्कुल। और यह वह जगह है जहां मुझे लगता है कि लोग ऑपरेशनल ओवरहेड को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। लेख कुछ लोगों को क्वोट करता है जिन्होंने एजेंट्स को स्केल पर डिप्लॉय किया है, और वे मूलतः कह रहे हैं कि यह एक एम्प्लॉय जैसा है जो अविश्वसनीय रूप से फास्ट काम करता है लेकिन अकेशनली ओवरसाइट की जरूरत है। जो, ईमानदारी से कहूँ, एक ह्यूमन एम्प्लॉय से ज्यादा अलग नहीं है। हाँ, लेकिन यह चीज है जो मुझे इसमें एक्साइट करती है। यह पहली बार है जब यह वादा वास्तव में डिलीवरेबल हो सकता है। हमारे पास पहले ऑटोमेशन था, लेकिन वह स्टूपिड ऑटोमेशन था। यह एक्चुअल रीजनिंग कैपेबिलिटी वाला ऑटोमेशन है। और यह कैलकुलस को बड़े पैमाने पर बदल देता है। ऐसा ही है।
लेख यह बिंदु बनाता है कि यह मूलतः एक अलग प्रोडक्टिविटी मॉडल है। आप अपना समय पैसे के बदले नहीं दे रहे, आप अपना अटेंशन आउटपुट के बदले दे रहे हैं। आप वह व्यक्ति नहीं हैं जो काम कर रहा है, आप वह व्यक्ति हैं जो यह सुनिश्चित कर रहा है कि काम हो रहा है। यह एक गहरा बदलाव है। और इससे मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या होगा जब हर बिजनेस, छोटी बिजनेसेस भी 24/7 चलने एआई AI एजेंट्स की टीम रख सकें। यही यहाँ असली वादा है। बड़ी कंपनीज ज्यादा एफिशिएंट हो रही हैं, यही नहीं, बड़े बजट्स वाले एंटरप्राइजेस तक पहले उपलब्ध कैपेबिलिटीज अब छोटे प्लेयर्स को भी मिल रही हैं। फॉर्च्यून का पीस पढ़ने लायक है। यह मेजर्ड है, यह टिपिकल टेक हाइप साइकिल स्टफ नहीं है। चुनौतियों को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, लेकिन वे यह भी कंपेलिंग केस बनाते हैं कि यह पर्टिकुलर ऑटोमेशन वेव अलग है। देखते हैं यह कैसे निकलता है। ठीक है, चलो गेस बदलते हैं। क्योंकि अगर आप 24/7 एजेंट्स रखने वाले हैं तो आपको शायद एक से ज्यादा की जरूरत होगी। और यह हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टॉपिक पर लाता है। हाँ, देव डॉट ने डिटर्मिनिस्टिक मल्टी एजेंट पाइपलाइंस बनाने पर एक पीस प्रकाशित किया है। और यह इंजीनियरिंग चैलेंज है जो मुझे लगता है कि कई लोग एस्टिमेट से कम आंक रहे हैं। आप एक एजेंट को इंटरेस्टिंग थिंग्स करा सकते हैं। मल्टीपल एजेंट्स को रिलायबली साथ काम कराना, यह एक बिल्कुल अलग बॉल गेम है। कोर इशू यह है, एजेंट्स स्टोकास्टिक हैं। वे हमेशा एक ही चीज 2 बार नहीं करते। आप उनसे एक ही सवाल पूछें, आपको थोड़े अलग आंसर्स मिल सकते हैं। और यह बहुत सारे यूज केसेस के लिए ठीक है। लेकिन जब आप एक प्रोडक्शन सिस्टम बना रहे हैं, समथिंग योर बिजनेस डिपेंड्स ऑन, आपको प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। बिल्कुल। लेख यहाँ टेक्निकल आर्किटेक्चर में जाता है। हम डैग्स के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स, मूलतः एजेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन फ्लो को मैप करना। हम स्टेट मशीन्स के बारे में बात कर रहे हैं ताकि ट्रैक कर सके कि आप प्रोसेस में कहाँ हैं। हम रीट्राई लॉजिक और वैलिडेशन स्टेप्स के बारे में बात कर रहे हैं। यह सीरियस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सिर्फ प्रॉम्प्टिंग नहीं। और यह वही है जहां रबर मीट्स द रोड। क्योंकि कोई भी LLM से एक कविता लिखवा सकता है, लेकिन एक सिस्टम बनाना जहां एजेंट A एजेंट B को कॉल करता है, जो एजेंट C को कॉल करता है, और पूरी थिंग हर बार सेम रिलायबल आउटपुट प्रोड्यूस करती है, यह हार्ड है। यह हार्ड है। और लेख यह समझाने में अच्छा करता है कि क्यों। चैलेंज सिर्फ एजेंट्स को काम कराना नहीं है, उन्हें साथ काम कराना है। आपको स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स चाहिए ताकि एजेंट बी को पता हो कि एजेंट ए से किस फॉर्मेट की उम्मीद करनी है। आपको राउटिंग लॉजिक चाहिए तय करने के लिए कि कौन सा एजेंट कौन सा रिक्वेस्ट हैंडल करे। आपको फॉलबैक पाथ्स चाहिए जब कुछ गलत हो। क्या आपको यह याद दिलाता है? एक असेंबली लाइन। हेनरी फोर्ड ने बस एक मशीन बनाकर कार नहीं बनाया। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जहां अलग अलग मशीन्स अलग अलग टास्क्स करते थे और आउटपुट हर बार कंसिस्टेंट था। यही हम यहां एजेंट्स के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक ग्रेट एनालॉजी है। और यह मजेदार है क्योंकि हमने सालों तक लोगों को बताया है कि एआई क्रिएटिव है, एआई रैंडम है, एआई अनप्रेडिक्टेबल है। और यह बहुत सारे यूज केसेस के लिए सच है। लेकिन जब आप बिजनेस प्रोसेसेस बना रहे हैं, आपको अपोजिट चाहिए। आपको फंडामेंटली प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम से डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर चाहिए। तो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब एक्चुअली क्या है जब LLMs इन्वॉल्व्ड हैं? क्योंकि यह एक टर्म है जो बहुत यूज होता है
और मुझे यकीन नहीं है कि सबका मतलब एक जैसा है। अच्छा सवाल। लेख इसको एड्रेस करता है। इसके अलग अलग लोगों के लिए अलग मतलब हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसका मतलब है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सेम इनपुट्स दिए जाने पर सिस्टम क्या करेगा। आपको शायद एग्जैक्ट पता नहीं होगा आउटपुट कैसा दिखेगा, लेकिन आपको पता होगा कि सिस्टम एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जो सर्टेन क्राइटेरिया मीट करेगा। आपको पता होगा कि यह एक क्रिटिकल एरर नहीं हैल्यूसिनेट करेगा। आपको पता होगा कि यह डिफाइंड वर्कफ्लो फॉलो करेगा। यह एक्चुअली एक रियली इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है, क्योंकि अगर आप कुछ मिशन क्रिटिकल बना रहे हैं, आपको यह जानना होगा कि यह वैसे काम करेगा जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं। आप नहीं चाहते कि आपका एजेंट प्रेसाइज होने की जगह क्रिएटिव बने। और यह वह इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है जो टॉय प्रोजेक्ट्स को प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट से अलग करती है। कोई भी कुछ एपीआई कॉल स्ट्रिंग करके एजेंट कह सकता है। कुछ बनाना जिस पर आप अपने बिजनेस को रन करने पर भरोसा करें, यह एक कंप्लीटली डिफरेंट स्किल सेट है। देव डॉट टू का पीस सॉलिड है। यह बहुत डीप नहीं जाता, लेकिन यह आपको इन्वॉल्व्ड चैलेंजेस की अच्छी फीलिंग देता है। अगर आप मल्टी एजेंट सिस्टम्स बना रहे हैं तो यह पढ़ने लायक है। अब यह सब एजेंट डिप्लॉयमेंट और मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन, इससे कुछ प्रिटी सीरियस लीगल क्वेश्चंस उठते हैं। और यही हमारी अगली स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। ओह, मैंने यह देखा। स्टेप्टो लॉ फर्म ने एआई एजेंट्स के आसपास लीगल लैंडस्केप पर एनालिसिस प्रकाशित किया। और जब एक मेजर इंटरनेशनल लॉ फर्म किसी चीज पर एनालिसिस पब्लिश करती है, तो यह आमतौर पर एक सिग्नल होता है कि उनके क्लाइंट्स पूछ रहे हैं। यह एब्सोल्युटली है। यह एक मैच्योरिटी सिग्नल है। जब लॉ फर्म्स आपकी टेक्नोलॉजी एनालाइज करती हैं, इसका मतलब है कि एंटरप्राइजेस पूछ रहे हैं, व्हाट्स अ लीगल एक्सपोजर हियर? और यह एक रियल क्वेश्चन है जिसका जवाब चाहिए। चलो स्पेसिफिक्स में जाते हैं। वे कौन से लीगल इश्यूज आइडेंटिफाई कर रहे हैं? बड़े वंस है लायबिलिटी, डेटा प्राइवेसी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स और ड्यू डिलिजेंस। लायबिलिटी पर, अगर एक एजेंट हार्म कॉज करता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? वह कंपनी जिसने डिप्लॉय किया, वह डेवलपर जिसने बिल्ड किया, वह पर्सन जिसने प्रॉम्प्ट्स लिखे? यह अभी जेन्युइनली अनक्लियर है। और यह वह अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है जिसे कोई पूछना नहीं चाहता, लेकिन सबको पूछना चाहिए। अगर मेरा एजेंट गलत फाइल्स डिलीट करता है तो कौन जेल जाएगा? या कम से कम कौन लायबल होगा? लेख इसके बारे में बात करता है कि यह प्रैक्टिस में कैसे होने वाला है। अभी बहुत ग्रे एरिया है, लेकिन हम शायद एक फ्रेमवर्क देखेंगे जो कुछ ऐसा दिखता है। डिप्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन एजेंट को एप्रोप्रिएटली बिहेव करने के लिए एंश्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डेवलपर रीजनेबल सेफगार्ड्स बिल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ऑपरेटर प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन और मॉनिटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह एक्चुअली प्रिटी सिमिलर है जैसे सॉफ्टवेयर लायबिलिटी हिस्टोरिकली काम करता है। लेकिन यहाँ क्या एजेंट्स को डिफरेंट बनाता है? एजेंट्स अपने एक्शंस ले सकते हैं। वे सिर्फ स्टैटिक इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे, वे डिसीजंस ले रहे हैं। और यह रिस्क प्रोफाइल को बदल देता है। ऐसा ही है। और डेटा प्राइवेसी एंगल ह्यूज है। अगर आपके एजेंट को सेंसिटिव सिस्टम्स तक एक्सेस है, कस्टमर डेटा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो जब वह डेटा किसी थर्ड पार्टी मॉडल द्वारा प्रोसेस होता है, क्या होता है? क्या आप जीडीपीआर वायोलेट कर रहे हैं? क्या आप सीसीपीए वायोलेट कर रहे हैं? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आसान आंसर्स नहीं हैं। और रेगुलेटरी पीस भी इंटरेस्टिंग है।
क्योंकि हम इस वियर्ड पीरियड में हैं जहां एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स ऑटोनॉमस एजेंट्स के लिए डिजाइन नहीं थे। वे सॉफ्टवेयर के लिए थे, या ह्यूमंस के लिए, या किसी और चीज के लिए। एजेंट्स किसी भी एग्जिस्टिंग कैटेगरी में नीटली फिट नहीं होते। बिल्कुल सही। लेख इसके बारे में बात करता है कि कैसे डिफरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स इससे निपटने लगे हैं। कुछ जुरिस्डिक्शंस एजेंट्स को सॉफ्टवेयर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। दूसरे एजेंट स्पेसिफिक रूल्स डेवलप कर रहे हैं। अभी यह पैचवर्क है। और ड्यू डिलिजेंस पीस ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए बिफोर वे सेंसिटिव सिस्टम्स तक एक्सेस वाला एजेंट डिप्लॉय करें। यह जगह है जहां मुझे लगता है कि लेख सबसे प्रैक्टिकल है। यह मूलतः कहता है, एवरीथिंग डॉक्यूमेंट करो। डॉक्यूमेंट करो एजेंट को क्या करना है। डॉक्यूमेंट करो उसके पास क्या डेटा एक्सेस है। डॉक्यूमेंट करो आपने उसे कैसे कॉन्फ़िगर किया। डॉक्यूमेंट करो आपकी मॉनिटरिंग और ओवरसाइट प्रोसीजर्स। क्योंकि अगर कुछ गलत होता है, आपको शो करना होगा कि आपने रीजनेबल केयर एक्सरसाइज किया। यह सेंस बनाता है। यह वी डिडंट नो और हेयर्स आर डिटेल्ड प्लान एंड हाउ वी इम्प्लीमेंटेड इट के बीच का अंतर है। बिल्कुल। और ईमानदारी से मुझे लगता है कि लीगल कम्युनिटी का इस पर ध्यान देना एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी सीरियसली ली जा रही है। इसका मतलब है कि फ्रेमवर्क्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस डेवलप होंगे। इसका मतलब है कि एंटरप्राइजेस को गाइडेंस मिलेगी कि एजेंट्स रिस्पॉन्सिबली कैसे डिप्लॉय करें। यह वियर्ड है कहना, लेकिन मुझे एक्चुअली रिएश्योरेंस मिल रहा है कि लॉयर्स इस पर हैं। इसका मतलब है कि हम मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स फेज से पार निकल गए हैं और लेट्स फिगर आउट हाउ टू डू दिस प्रॉपरली फेज में हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह अगली स्टोरी ओपनक्लॉ के लिए बड़ी है। ओ हाँ, टेकटारगेट ने ओपनक्लॉ और मोल्टबुक दोनों पर एक एक्सप्लेनर प्रकाशित किया है। जो लोग नहीं जानते, टेकटारगेट एंटरप्राइज आईटी डिसीजन मेकर्स होम पेज जैसा है। हम सीटीओज, आईटी डायरेक्टर्स, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट्स की बात कर रहे हैं। यह एक डेवलपर ब्लॉग नहीं है। यह एक सिग्निफिकेंट एंटरप्राइज क्रेडिबिलिटी सिग्नल है। जब टेकटारगेट कुछ कवर करती है, प्रोक्योरमेंट टीम्स पढ़ते हैं। यह बजट डिस्कशंस में आता है। यहाँ व्हाट इज दिस थिंग एंड शुड वी केयर के रूप में पास होता है। और उन्होंने ओपनक्लॉ और मोल्टबुक दोनों कवर किए हैं। तो चलो तोड़ते हैं कि लेख एक्चुअली क्या कहता है। लेख बताता है कि ओपनक्लॉ क्या है। यह एक ओपन सोर्स एआई एजेंट फ्रेमवर्क है जो आपको ऑटोनॉमस एजेंट्स बिल्ड, डिप्लॉय और मैनेज करने देता है। और फिर बताता है कि मोल्टबुक कैसे रिलेट करता है, जो कमर्शियल एंटिटी है जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के आसपास बिल्ड कर रहा है। की क्वेश्चन मुझे लगता है यह है कि एंटरप्राइजेज एक्चुअली क्या सिक्योरिटी कंसिडरेशंस पूछ रहे हैं, क्योंकि यही तय करेगा कि यह प्रोडक्शन में डिप्लॉय होता है या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फेज में रहता है। लेख उसको एड्रेस करता है। एंटरप्राइजेस जानना चाहते हैं, क्या हम एजेंट के एक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम उसके एक्शंस ऑडिट कर सकते हैं? क्या हम उसकी एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? क्या हम इसे बंद कर सकते हैं अगर कुछ गलत हो? ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के लिए, और एजेंट्स को इन्हें मीट करने होंगे। और मोल्टबुक कनेक्शन मैटर्स क्योंकि वहीं एंटरप्राइज फीचर्स आते हैं। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट डेवलपर्स और हॉबीइस्ट्स के लिए ग्रेट है, लेकिन एंटरप्राइजेस को सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एसएलएस, कंप्लायंस सर्टिफिकेशंस चाहिए। यही मोल्टबुक बिल्ड कर रहा है। बिल्कुल। यह क्लासिक ओपन सोर्स टू एंटरप्राइज प्ले है।
आप ओपन सोर्स साइड से कम्युनिटी और इनोवेशन पाते हैं और कमर्शियल साइड से रिलायबिलिटी और सपोर्ट पाते हैं। यह एक प्रूवन मॉडल है। और मुझे लगता है कि लेख डिसीजन मेकर्स को पूछने वाले क्वेश्चंस अच्छे से ले आउट करता है। सिर्फ हाउ डू वी यूज दिस नहीं बल्कि हाउ डू वी यूज दिस सेफली, यही वार्तालाप मैटर करता है। ऐसा ही है। और यह फैक्ट कि टेकटारगेट यह पीस रन कर रहा है मुझे बताता है कि कॉन्वर्सेशन व्हाट इज ओपन क्लो से हाउ डू वी इवैल्यूएट दिस फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट हो गया है। यह एक मीनिंगफुल शिफ्ट है। ठीक है, चलो ऑनबोर्डिंग स्टोरी के बारे में बात करते हैं। ऑफिशियल ओपन क्लो प्लेबुक ने 30 मिनट्स में अपना पहला एजेंट रनिंग करने पर एक गाइड प्रकाशित किया। यह डेलिबरेट एक्टिवेशन एनर्जी रिडक्शन है। टीम ने पहचाना कि ऑनबोर्डिंग फ्रिक्शन पोटेंशियल यूजर्स खो रहा था। लोग शुरू करने की कोशिश करते, फ्रस्ट्रेटेड होते और छोड़ देते थे। तो उन्होंने फ्रिक्शन कम करने के लिए एक गाइड बनाया। और देखो, मुझे यह एम्बिशन अप्रिशिएट है। लेकिन 30 मिनट्स, मैं बिलीव करना चाहता हूं, लेकिन मैं पहले 5 मिनट सेटअप क्लेम्स से बर्न्ड हो चुका हूं। इन 30 मिनट्स में एक्चुअली क्या कवर्ड है? गाइड आपको इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, मॉडल कनेक्ट करना, स्किल सेटअप और टेस्टिंग के थ्रू ले जाता है। तो यह एंड टू एंड है। आप सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर रहे, आप एक्चुअली एक वर्किंग एजेंट तक पहुंच रहे हैं। यह हाफ एन आवर में कवर करने के लिए बहुत कुछ है। क्या यह रियलिस्टिक है? बुनियादी टेक्निकल लिटरेसी वाले किसी के लिए, हाँ। गाइड उसके लिए डिजाइन है जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में कंफर्टेबल है। यह किसी के लिए नहीं है जिसने कभी कमांड लाइन यूज नहीं किया, लेकिन यह एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए भी नहीं है जो पहले से जानता है वह क्या कर रहा है। यह वह मिडिल ग्राउंड है। और डेमोक्रेटाइजेशन एंगल क्या है? क्योंकि बैरियर टू एंट्री कम करने का मतलब है कि ज्यादा लोग एजेंट्स बिल्ड कर सकते हैं, सिर्फ डेवलपर्स नहीं। यही बात है। लेख इसके बारे में बात करता है। जब शुरू करना आसान हो जाता है तो दरवाजा उन लोगों के लिए खुल जाता है जो पहले ट्राई नहीं करते। रिसर्चर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, हॉबीइस्ट्स, एजुकेटर्स। वे घंटों एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगर करने में नहीं बिताएंगे, लेकिन वे 30 मिनट स्पेंड करके कुछ वर्किंग बनाएंगे। और वह कम्पिटिटिव लैंडस्केप बदल देता है। अगर ओपन क्लॉ किसी को जीरो से वर्किंग एजेंट तक कंपटीशन से फास्टर पहुंचा सकता है, यह मैटर करता है। फर्स्ट इंप्रेशंस मैटर, टाइम टू वैल्यू मैटर करता है। ऐसा ही है। और मुझे लगता है कि यह स्ट्रैटेजिकली स्मार्ट मूव है। एजेंट फ्रेमवर्क स्पेस क्राउडेड हो रही है। शुरू करना आसान बनाना एक जेन्युइन डिफरेंशिएटर है। मुझे देखने में क्यूरियोसिटी है कि यह कैसे निकलता है। क्योंकि गाइड एक बात है, लेकिन एक्चुअली मेजर करना कि लोग 30 मिनट्स में कर सकते हैं या नहीं, दूसरी बात है। मुझे उम्मीद है वे ट्रैक कर रहे हैं। मुझे यकीन है वे कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह अगला वह बिग रिलीज है जो आज ड्रॉप्ड है। ठीक है, तो एक रेडिट थ्रेड है जो ओपन क्लॉ अपडेट के बारे में ब्लो अप हो रहा है। और यह v2026.2.26 बीटा.1 के बारे में है जो आज ड्रॉप्ड है। फरवरी 26 एट 22:38 यूटीसी। बहुत स्पेसिफिक। और कम्युनिटी एक्साइटेड है। चलो चेंज लॉग हाइलाइट्स पढ़ते हैं। हमारे पास एक्सटर्नल सीक्रेट्स मैनेजमेंट है, फुल ओपन क्लॉ सीक्रेट्स वर्कफ्लो ऑडिट, कॉन्फ़िगर, अप्लाई, रीलोड के साथ। और यह की है रन टाइम स्नैपशॉट एक्टिवेशन का मतलब है कि आप एजेंट को रीस्टार्ट किए बिना सीक्रेट्स अपडेट कर सकते हैं। रुको, यह एक्चुअली ह्यूज है।
क्योंकि प्रोडक्शन में क्रेडेंशियल्स अपडेट करने के लिए अपने एजेंट सिस्टम को रीस्टार्ट करना एक पेन है। आप डाउनटाइम नहीं चाहते बस इसलिए कि आपने पासवर्ड रोटेट किया। बिल्कुल, यह प्रोडक्शन रेडीनेस फीचर है। इसका मतलब है कि आप रन टाइम पर अपने सीक्रेट्स अपडेट कर सकते हैं, जो 24/7 चलने वाले किसी भी सिस्टम के लिए एसेंशियल है। और क्या? एसीपी थ्रेड बाउंड एजेंट्स। एसीपी एजेंट्स अब थ्रेड सेशंस के लिए फर्स्ट क्लास रन टाइम्स हैं। तो अगर आप किसी यूजर के साथ कॉन्वर्सेशन रन कर रहे हैं, एजेंट उस थ्रेड में परसिस्ट हो सकता है। यह लॉन्ग रनिंग इंटरैक्शंस के लिए बिग डील है। और फिर एंड्रॉयड और नोड्स सपोर्ट है। हमारे पास डिवाइस डॉट स्टेटस, डिवाइस डॉट इन्फो, नोटिफिकेशंस डॉट लिस्ट है। तो अब आप ओपन क्लॉ फ्रेमवर्क के थ्रू एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। यह एक सिग्निफिकेंट न्यू सरफेस एरिया है। सोचो तुम उससे क्या कर सकते हो। तुम्हारा एजेंट जो तुम्हारा फोन मॉनिटर करता है, तुम्हें नोटिफिकेशंस भेजता है, तुम्हारा बैटरी चेक करता है, तुम्हारे ऐप्स के साथ इंटरैक्ट करता है। यह यूज केसेस का एक पूरा नया कैटेगरी है। यह रियली है। और हमारे पास न्यू एजेंट्स राउटिंग CLI है, ओपनक्लो एजेंट्स बाइंड अनबाइंड के साथ। यह डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल से एजेंट्स कनेक्ट करने के लिए है। और कोडेक्स अब वेबसॉकेट फर्स्ट बाय डिफॉल्ट है। कम्युनिटी एक्सटर्नल सीक्रेट्स के बारे में रियली एक्साइटेड है। यह वह फीचर है जो थ्रेड में सबसे ज्यादा बस कर रहा है। मेक सेंस। प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट्स को गुड सीक्रेट मैनेजमेंट चाहिए। यह ग्लैमरस नहीं है, लेकिन यह एसेंशियल है। और रन टाइम पर बिना रीस्टार्ट किए सीक्रेट्स अपडेट करने में सक्षम होना OPS टीम्स के लिए रियल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट है। मैं रेडिट थ्रेड देख रहा हूं और लोग कह रहे हैं कि यह रिलीज ओपन क्लॉ को एंटरप्राइज रेडी फील कराता है। यह बिग स्टेटमेंट है, लेकिन मुझे लगता है वे शायद सही हैं। यह एक सब्सटैंशियल अपडेट है। टीम इस पर काफी समय से काम कर रही थी और यह दिखता है। यह वह रिलीज है जो किसी प्रोजेक्ट को इंटरेस्टिंग टेक से समथिंग आई वुड एक्चुअली रन इन प्रोडक्शन में ले जाता है। ठीक है, चलो गेस बदलते हैं। बिग टेक वर्ल्ड से कुछ कंसर्निंग न्यूज है। सैन फ्रांसिस्को स्टैंडर्ड ने ऑटोनॉमस एजेंट्स से जुड़े मेटा AI सेफ्टी इंसिडेंट की रिपोर्ट दी है। यह ध्यान देने लायक है। मेटा के AI सिस्टम्स का एक इंसिडेंट था, एजेंटिक बिहेवियर से जुड़ा स्पेसिफिक, जिसने इंटरनली सेफ्टी कंसर्न्स उठाई और पब्लिकली रिपोर्ट हुआ। और यह बिग टेक के एजेंट सेफ्टी इन प्रोडक्शन से जूझने की ब्रॉडर पिक्चर में जुड़ता है। और यह यूजुअल AI सेफ्टी कॉन्वर्सेशन से डिफरेंट है ना? क्योंकि हम ट्रेनिंग डेटा या मॉडल अलाइनमेंट के बारे में नहीं बात कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि जब एजेंट्स एक्चुअली डिप्लॉयड होते हैं और ऑटोनॉमसली एक्ट करते हैं। बिल्कुल। यह ट्रेनिंग टाइम बिहेवियर नहीं है, यह डिप्लॉयमेंट टाइम बिहेवियर है। मॉडल ट्रेनिंग के दौरान परफेक्टली अलाइंड हो सकता है, लेकिन जब आपको एक्शंस लेने की एबिलिटी देते हैं, तो न्यू फेलियर मोड्स इमर्ज होते हैं। यही हम यहाँ देख रहे हैं। हम किस तरह के इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं? एजेंट्स क्या कर सकते हैं जो चैट AI नहीं कर सकते? क्लासिक एग्जाम्पल एक एजेंट है जिसके पास टूल्स एक्सेस है। वह ईमेल्स भेज सकता है, API कॉल्स कर सकता है, फाइल्स एक्सेस कर सकता है। अगर कुछ गलत होता है तो डैमेज हो जाता है। यह एक चैट बॉट नहीं है जो बस कुछ एम्बैरेसिंग कह दे। यह वर्ल्ड में एक्शन है। और यह वह चीज है जो मुझे थोड़ा डराती है। अगर एक चैट बॉट हेल्यूसिनेट्स, वर्स्ट थिंग यह है कि वह कुछ स्टुपिड कह दे। अगर फाइल एक्सेस वाला एजेंट हेल्यूसिनेट्स,
यह गलत फाइल्स डिलीट कर सकता है। स्टेक्स डिफरेंट हैं। वे रियली हैं। और मेटा इंसिडेंट एक रिमाइंडर है कि इवन बिगेस्ट कंपनीज विद मोस्ट रिसोर्सेज अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं। यह हार्ड है। एजेंट ऑटोनॉमी जेन्युइनली हार्ड टू कंट्रोल है। क्या हमें एक्चुअली मेटा केस में क्या हुआ पता है? या यह एक उन सिचुएशंस में से है जहां इंटरनल कॉन्सर्न्स वर रेज्ड और हमें डिटेल्स नहीं मिलती? रिपोर्टिंग के आधार पर ऐसा लगता है कि एजेंटिक बिहेवियर के बारे में इंटरनल कंसर्न्स रेज थे जो एंटिसिपेटेड नहीं थे। उन्होंने कुछ डिस्कवर किया जो सिस्टम। रिपोर्टिंग के आधार पर ऐसा लगता है कि एजेंटिक बिहेवियर के बारे में इंटरनल कंसर्न्स रेज थे जो एंटिसिपेटेड नहीं थे। उन्होंने कुछ डिस्कवर किया जो सिस्टम कर रहा था जो वह नहीं चाहते थे, और उन्होंने इसे पब्लिकली रिपोर्ट करने का फैसला किया, जो एक्चुअली काफी अनयूजुअल है। क्या यह एक पॉजिटिव साइन है? कंपनीज यूजुअली अपनी सेफ्टी इंसिडेंट्स पब्लिसाइज नहीं करना चाहती। मुझे लगता है यह है। यह ट्रांसपेरेंसी की कल्चर सजेस्ट करता है। यह सजेस्ट करता है कि वे इसे सीरियसली ले रहे हैं, और यह इंडस्ट्री के बाकी हिस्से को सीखने को कुछ देता है, भले ही हमें सारी डिटेल्स न मिले। ओपन क्लॉ कम्युनिटी को इससे क्या टेक अवे मिलना चाहिए? क्योंकि हम भी एजेंट्स बिल्ड कर रहे हैं, क्या हम सिमिलर रिस्क्स में एक्सपोज्ड हैं? एवरी एजेंट फ्रेमवर्क एक्सपोज्ड है इन रिस्क से। दैट्स ऑटोनॉमस सिस्टम्स की नेचर। बट आई थिंक की टेक अवे है, केयरफुल रहो कि क्या एक्सेस देते हो एजेंट्स को। लिमिटेड परमिशन से शुरू करो। मॉनिटर करो वो कर रहे हैं। इमरजेंसी शट ऑफ्स रखो। और यह एक अच्छा रिमाइंडर है कि इवन बिग लैब्स अभी भी सीख रहे हैं। हम सब मिलकर फिगर आउट कर रहे हैं। कोई नहीं है जिसके पास सारे आंसर्स हों। एब्सोल्युटली। चलो कुछ लाइटर पर आते हैं। ओपनक्लॉ का विकिपीडिया एंट्री सिग्निफिकेंटली अपडेटेड हुआ है। ओह, विकिपीडिया एनसाइक्लोपीडिया जिसे कोई भी एडिट कर सकता है। और अपेरेंटली किसी ने ओपन क्लॉ एंट्री में नए सेक्शंस ऐड करने में बिजी रहना है। नए सेक्शंस एडेड, इंसिडेंट डॉक्यूमेंटेशन, इंक्लूडिंग मोल्ट मैच कंसेंट कंट्रोवर्सी, अपडेटेड स्टैटिस्टिक्स, न्यू सोर्सेज। यह पब्लिक रिकॉर्ड का एक फॉर्म है। कंट्रोवर्सीज सेक्शन के बारे में बात करते हैं क्योंकि हर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का ड्रीम होता है कि विकिपीडिया पर कंट्रोवर्सीज सेक्शन हो। यह अल्टीमेट साइन है कि तुमने मेक इट कर लिया। यह स्ट्रेंज बैज ऑफ ऑनर है ना? तुम ट्रूली अराइव्ड हो जब लोग इंटरनेट के एनसाइक्लोपीडिया पर तुम्हारे बारे में आर्ग्यू कर रहे हैं। मोल्ट मैच इंसिडेंट वहां डॉक्यूमेंटेड है। यह उस समय सिग्निफिकेंट इशू था और अब यह प्रोजेक्ट्स परमानेंट रिकॉर्ड का हिस्सा है। ग्रोथ स्टैट्स भी अपडेटेड हुए हैं। यह स्नैपशॉट है कि प्रोजेक्ट को न्यूट्रल थर्ड पार्टीज द्वारा कैसे परसीव किया जाता है। ऑल राइट, कुछ मोर सेलिब्रेटरी के बारे में बात करते हैं। यूट्यूब वीडियो है ओपन क्लॉ के 150,000 गिटहब स्टार्स पहुंचने के बारे में। यह ग्रोथ कर्व में अर्लियर माइलस्टोन था। प्रोजेक्ट अब 190,000 से आगे निकल गया है, लेकिन वीडियो कैप्चर करती है मोमेंट को जब यह बिग से हिस्टोरिक हो गया। 150,000 स्टार्स। यह कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से ज्यादा स्टार्स है। यह मैसिव नंबर है। यह फास्टेस्ट ग्रोइंग ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बाय स्टार्स था गिटहब हिस्ट्री में उस पॉइंट पर। यह क्लेम है जो सेलिब्रेट करने के लायक है। स्टार्स डेवलपर अटेंशन का सिग्नल है, नेसेसरीली यूजर्स नहीं। लेकिन 150,000 लोग अटेंशन दे रहे हैं। यह मैटर करता है।
इसका मतलब है लार्ज टैलेंट पूल जो टेक्नोलॉजी से familiar है, एंटरप्राइज कॉन्फिडेंस और वाइब्रेंट कंट्रीब्यूटिंग कम्युनिटी। ऑल राइट, प्रैक्टिकल होते हैं। मीडियम आर्टिकल है 21 स्पेसिफिक ऑटोमेशंस जो लोग ओपन क्लॉ से बिल्ड कर रहे हैं। प्रिस्क्रिप्टिव और प्रैक्टिकल। यह हो सकता है नहीं बल्कि यह 21 चीजें हैं जो तुम अभी बिल्ड कर सकते हो। सबसे सिंपल है ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर। सबसे कॉम्प्लेक्स है ऑटोमेटेड कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस पाइपलाइन। कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन, स्केड्यूलिंग, डेटा एंट्री वे हाई वैल्यू वंस है। अनग्लैमरस लेकिन एसेंशियल। ऑल राइट, एक्सेसिबिलिटी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। YouTube ट्यूटोरियल जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स को जीरो से फंक्शनिंग AI असिस्टेंट तक ले जाती है। नॉन टेक्निकल लोग जिनकी कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, सक्सेसफुली अपना फर्स्ट एजेंट सेटअप कर रहे हैं। यह एक्सेसिबिलिटी स्टोरी एक्शन में है। एड्रेसेबल मार्केट अब डेवलपर्स नहीं बल्कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स, रिसर्चर्स, एजुकेटर्स, हॉबीइस्ट्स है। जब टेक्नोलॉजी इनविजिबल हो जाती है तब यह ट्रूली मेनस्ट्रीम होती है। एपिसोड 7 के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए थैंक्स सबको। क्यूरियस रहो, बिल्डिंग करते रहो। कल ओपन क्लो डेली पर मिलते हैं। टेक केयर। रिपोर्टिंग के आधार पर ऐसा लगता है कि एजेंटिक बिहेवियर के बारे में आंतरिक चिंताएं उठाई गई जो अप्रत्याशित थी। उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करने का फैसला किया, जो असामान्य है। क्या यह सकारात्मक संकेत है? मुझे लगता है यह है। यह पारदर्शिता सुझाता है और उद्योग को सीखने के लिए कुछ देता है। ओपन क्लॉ समुदाय को इससे क्या सीखना चाहिए? जिस चीज तक एजेंट्स को एक्सेस देते हैं वह सावधानी से चुनें। सीमित अनुमतियों से शुरू करें। उनके काम पर नजर रखें। आपातकालीन शट ऑफ रखें। और यह एक रिमाइंडर है कि बड़ी लैब्स भी अभी सीख रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओपन क्लो का विकिपीडिया एंट्री काफी अपडेट किया गया है। नए सेक्शन मोल्ट मैच विवाद सहित घटना डॉक्यूमेंटेशन अपडेटेड स्टैटिस्टिक्स। यह एक अजीब बैज ऑफ ऑनर है। विकिपीडिया पर विवाद का मतलब है कि आपने असली में पहुंच गए। ओपन क्लॉ के 150,000 गिटहब स्टार्स पहुंचने के बारे में एक यूट्यूब वीडियो है। यह गिटहब इतिहास में स्टार्स द्वारा सबसे तेजी से बढ़ता वाला ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था। अब 190,000 से पार है। स्टार्स डेवलपर अटेंशन सिग्नल करते हैं। 150,000 लोगों ने सोचा यह दिलचस्प है। इसका मतलब है बड़ा टैलेंट पूल, एंटरप्राइज कॉन्फिडेंस और एक जीवन समुदाय। एक मीडियम आर्टिकल है ओपन क्लॉ से बनाने के लिए 21 ऑटोमेशन। सिंपल ईमेल ऑटोरेस्पॉन्डर से लेकर सोफिस्टिकेटेड कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस पाइपलाइन तक। कस्टमर सपोर्ट, शेड्यूलिंग, डेटा एंट्री, तुरंत व्यावसायिक मूल्य। एक YouTube ट्यूटोरियल शुरुआती लोगों को वर्किंग AI असिस्टेंट तक ले जा रहा है। नॉन टेक्निकल लोग कोडिंग बैकग्राउंड नहीं, सफलतापूर्वक अपना पहला एजेंट सेट अप कर रहे हैं। कुल पहुंच योग्य दर्शक अब भारी रूप से बढ़ गए हैं, अब सिर्फ डेवलपर्स नहीं। जब तकनीलॉजी अदृश्य हो जाती है तभी वह वास्तव में मुख्यधारा बनती है। ओपन क्लो ने वायरस टोटल के साथ पार्टनर किया। हर क्लोहब स्किल 70+ एंटीवायरस इंजन द्वारा स्कैन किया जाता है। सप्लाई चेन सिक्योरिटी। एटॉमिक स्टीलर घटना का सीधा जवाब। यह नए हमलों को नहीं पकड़ता, लेकिन मैलवेयर को पकड़ता है। एक सार्थक कदम। एपिसोड 7 के लिए बस इतना ही। क्यूरियस रहो, बिल्डिंग करते रहो। कल ओपन क्लो डेली पर मिलते हैं। टेक केयर।